हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरका एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3। टॉपिक है हमारा आज का यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड सेल वॉल। चलिए, यूकैरियोटिक सेल्स। The eukaryotes include all the protist, plant, animals and fungi. यूकैरियोट्स में सभी प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स। Nucleus, no well-defined nucleus in prokaryotic cell and well-organized nucleus with nuclear membrane in eukaryotic cell. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोले तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है एंड यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है इनटू क्रोमोसोम। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली 70s राइबोसोम्स होते हैं, ओनली 70s राइबोसोम्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम एंड 70s राइबोसोम बोथ प्रेजेंट होते हैं। 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में एंड 70s राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं मीजोसोम्स में एंड सेल मेम्ब्रेन में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं ऑल प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये पीवाईक्यू है आपका। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। सबसे पहले चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में कॉमन होता है? तो सेल वॉल। चलिए अब हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले हम देखते हैं रफ प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे जाके हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सारे ऑर्गेनल्स के बारे में। यहाँ पे बस हम एक रफ डायग्राम देख रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। न्यूक्लियस कैसा होता है? इसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये न्यूक्लियोलस। गोल्जी अपैरेटस में दो सरफेस होती हैं, सिस एंड ट्रांस फेस कौन सी होती है? मैच्योरिंग। ट्रांस फेस कौन सी होती है? मैच्योरिंग फेस होती है। अभी आप आगे जाके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, गोल्जी अपैरेटस में दो सरफेस होती हैं, सिस एंड ट्रांस मैच्योरिंग फेस होती है एंड सिस फॉर्मिंग फेस होती है। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवलप मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, ये है मिडिल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स के अलावा जितना भी भरा हुआ पानी जैसा पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ही सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। पेरोक्सीसोम में पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? सेल्यूलर जंक्शन, साइटोप्लाज्मिक सेल्यूलर जंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है।
लाइसोसोम, लाइसोसोम्स में क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हो गया हमारा प्लांट सेल। अब हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या करता है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल्स में जो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछला। लाइसोसोम, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स के अलावा सेल में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सब हम पिछले पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। बाकी स्ट्रक्चर सब सेम है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। चलिए नेक्स्ट, cell membrane. The detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. The detailed structure of membrane was studied. मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी किया गया था 1950s में। मीनवाइल केमिकल स्टडीज, केमिकल स्टडीज कब की गई थी सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली किस, सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी किसमें की गई थी, ह्यूमन आरबीसीज में। दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। इस स्टडी से क्या पता चला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है। उसमें मेजर लिपिड कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर, ये याद रखना है आपको, लिपिड अरेंज होते हैं बाई लेयर में। ऑल्सो द लिपिड्स are arranged within the membrane with the polar head towards the, polar head किधर रहता है, outer side, and the hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. पोलर हेड बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड होती है। In addition to phospholipids, membrane also contain cholesterol. फॉस्फोलिपिड के साथ ही मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। Later, biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate. आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टडी हुई सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के साथ साथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बींग्स में द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज, इरिथ्रोसाइट की बात की गई है यहाँ पे, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। यहाँ पे इरिथ्रोसाइट की बात की गई है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बीइंग की इरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीनिशियस पार्ट होता है एंड 40% लिपिड होता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो सरफेस की तरफ होती है, एंड इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली या टोटली मेम्ब्रेन में बरीड होती है, मतलब उसमें धंसी हुई होती है। तो ये क्या है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, एंड ये है इंटीग्रल प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल है ना, लिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल्स भी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ये स्ट्रक्चर, ये हमारा कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी डिटेल स्टडी हम आगे और पढ़ते हैं। An improved model of the structure of cell membrane improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the fluid mosaic model, ये आपका PYQ भी है, इसको पॉइंट आउट करिए, ये आपका PYQ है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टू दिस लिपिड द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का नेचर कैसा होता है? क्वासी फ्लूइड नेचर। ये आपका यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। नेचर ऑफ लिपिड इज क्वासी फ्लूइड नेचर, इनेबल्स लेट, जो कि क्या करवाता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। किस तरह का मूवमेंट करवाता है? लेटरल मूवमेंट। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। मेम्ब्रेन में प्रोटीन की इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? उसकी फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है और किस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? सेल ग्रोथ के लिए, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis and cell division. Next, क्वेश्चन देखते हैं हम। हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। बेंडा, स्लीडेनश्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन। तो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ bilayer in it. Proteins are present integrated as well as loosely associated with the lipid bilayer, and carbohydrate never found in it. Which is not true? Not true पूछा तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स को आउटर इन्वायरमेंट से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना और ले आना। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल to some molecules present on either side of it. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and this is called the passive transport. कुछ molecules ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन से बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के ब्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए एनर्जी की नीड नहीं होती है। उसको इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सेल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट कैसा होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाते हैं। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर बाइलेयर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो पाते हैं, उनको करियर प्रोटीन की जरूरत होती है। मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। If few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from low concentration to higher concentration, such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है ना। कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐसे होते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है, जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। सेल वॉल, as you may recall, a non-living rigid structure called cell wall। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, सेल वॉल कैसी होती है, लिविंग या नॉन लिविंग? तो सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। Forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। फंजाई और प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटर कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल कैसी होती है, नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इंफेक्शन, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। सेल वॉल ना केवल सेल को शेप देती है, बल्कि उसको शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, बल्कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है एंड अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करती है। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans, minerals like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये याद करने वाले पॉइंट्स थे, एल्गी सेल वॉल एंड प्लांट सेल वॉल। चलिए आगे देखते हैं। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of cell। जब प्लांट सेल यंग रहती है तो उस सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वॉल, जो कैपेबल होती है ग्रोथ करने के लिए। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जाती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश होती जाती है एंड सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। किधर से किधर की तरफ, इनर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल। The middle lamella is a layer mainly of middle lamella
is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स को बीच में, दो नेबरिंग सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किससे? मिडिल लैमिला से, मिडिल लैमिला लेयर से, जो कि काहे की बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. थैंक यू.